प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष धूमिल द्वारा रचित कविता, जिसकी शीर्षक है पटकथा, के पंचम एवं अंतिम भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए पंक्तियों के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। मैंने सुना वह आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है, जैसे किसी जले हुए जंगल में पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है। घास की ताजगी भरी ऐसी आवाज है जो न किसी से खुश है न नाराज है। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, फिर भी वे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। नहीं, यह मेरे लिए दुखी होने का समय है। नहीं है, अपने लोगों की घृणा के इस महोत्सव में मैं शापित निश्चय हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने राष्ट्र के बारे में कहा है। तो चलिए पंक्तियों के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अपनी दुर्दशा से आहत राष्ट्र शांत एवं निश्चल भाव से कह रहा है कि उसका कथन जले हुए जंगल में शीतल जल के झरने की तरह है। राष्ट्र अपने इस परिस्थिति में भी एक उदात्त योगी की भांति है। उसे किसी से न तो क्रोध है और न प्रसन्नता, अर्थात अपने दुर्दशा करने वालों के प्रति भी वह निर्लिप्त रहती है। कवि आगे कहते हैं कि राष्ट्र अपनी दुर्दशा करने वालों की मनोदशा का सहज भाव से अंकन कर रहा है। वह कहता है कि संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, अर्थात शंकाओं एवं भ्रमों ने लोगों को स्वार्थी बनाया है। फिर भी वह है तो राष्ट्र का हिस्सा ही। आवश्यकता है उन्हें संशयों से मुक्त कर नव निर्माण करने की। आगे कवि कहते हैं कि मैं आशावान हूँ, और फिर वह कहते हैं कि इन्हीं लोगों में से कोई भविष्य का उत्तम नेतृत्वकर्ता बनेगा। राष्ट्र वर्तमान में अपने ही लोगों से प्रताड़ित भले ही हो, किंतु उसे भय नहीं है। वह आत्मगौरव से भरा हुआ है। रक्त रंजित होने पर भी उसके हृदय में उज्जवल भविष्य की स्पष्ट आकांक्षा है। उसे पूर्ण आशा है कि वह एक दिन निश्चय ही स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेगा। इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि आशावादी है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम मेरी चिंता न करो, उनके साथ चलो, इससे पहले कि वे गलत हाथों में हथियार हो, इससे पहले कि वे नारों और इश्तहारों से काले बाजार हो। उनसे मिलो, उन्हें बदलो। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है, क्योंकि हर ठहरा हुआ आदमी इस हिंसक भीड़ का अंधा शिकार है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हर वक्त सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ। जहाँ वर्तमान अपने शिकारी कुत्ते उतारता है, अक्सर मैं मिट्टी की हरकत करता हुआ वह टुकड़ा हूँ, जो आदमी की शिराओं में बहते हुए खून को उसके सही नाम से पुकारता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, जाओ और देखो कि लोग। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं।
इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने राष्ट्र के मंतव्य को स्पष्ट किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि राष्ट्र उन्हें भ्रमित हो चुके लोगों को संभालने के लिए कहता है। समाज में कवि की भूमिका एक सजग प्रहरी की है जो कुछ भी समाज में विद्युप्त है। कवि का कार्य उसे सुधारना है। तभी राष्ट्र कवि से कहता है कि आमजन को भड़काने और उन्हें बहलाने फुसलाने वाले लोग बहुत हैं। आमजन को उन लोगों का हथियार बनने से रोकना है। कुत्सित लोग अबोध जनता का उपयोग अपने घृणित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। राष्ट्र कवि को कभी न रुकने की सलाह देते हुए कहता है कि कवि को राष्ट्र की चिंता नहीं अपितु आमजन की चिंता करनी चाहिए। वास्तव में आमजन ही तो राष्ट्र है। कवि आगे कहते हैं कि राष्ट्र को अपनी गौरवशाली परंपरा पर पूर्ण विश्वास है। वह कवि से कहता है कि मैं आदमी को सही रूप में पहचानता हूँ। यदि आम आदमी कुत्सित लोगों से सचेत हो गया तो राष्ट्र स्वतः ही उबर जाएगा। अर्थात लोकतंत्र को भिड़ंत होने से बचाने का प्रयास करना कवि का कर्तव्य है। इसके लिए कवि को आमजन को सचेत करना होगा। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात पढ़े तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ मुक्तक छंद तथा उर्दू भाषा के शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ कहना चाहता था कि एक धक्के ने मुझे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता किन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे टेक लिया। अचानक भीड़ में से निकलकर एक प्रशिक्षित दलाल मेरी देह में समा गया। दूसरा मेरे हाथों में एक पर्ची थमा गया। तीसरे ने एक मुहर देकर पर्चे के पीछे ढकेल दिया। भय और अनिश्चय के दोहरे दबाव में पता नहीं कब और कैसे और कहाँ कितने नामों से और चिन्हों और शब्दों को काटते हुए मैं चीख पड़ा, हत्यारा हत्यारा हत्यारा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने यह किसको कहा था। शायद अपने आप को, शायद उस हम शक्ल को जिसने खुद को हिंदुस्तान कहा था, शायद उस दलाल को, मगर मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने विद्युत चुनाव प्रक्रिया के वातावरण को उभारा है। चुनाव लोकतंत्र का आधार है। यदि यही दूषित होंगे तो ऐसे लोकतंत्र का क्या भविष्य है। धनबल बाहुबल चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इसी पर धूमिल का कटाक्ष है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि लोकतंत्र का आधार चुनाव प्रक्रिया है। समस्त चुनाव प्रक्रिया प्रशिक्षित दलालों के अधीन हो गए हैं। ये दलाल इस प्रक्रिया को दूषित करते रहते हैं। लोकतंत्र बाहुबल धनबल के अधीन हो गया है। भीड़तंत्र बनते लोकतंत्र ने आम जनता को पीड़ित किया है। कवि आगे कहते हैं कि समूची व्यवस्था यंत्र चालित दुष्चक्र में फंसी है। तभी तो एक आम आदमी जब भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने जाता है, ये दलाल उसे भयाक्रांत यानी भयभीत कर देते हैं। दूषित राजनीतिक व्यवस्था ने आज नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। विकल्पहीनता की स्थिति में कवि हत्यारा 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 कहकर चीखता है। अर्थात व्यवस्था से संघर्ष करने के लिए भी स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है और इसके लिए कवि भ्रमित है कि वह किस पर दोषारोपण करे। इस स्थिति का उत्तरदायी कौन है? वह खुद अर्थात आम आदमी जो अपने स्वार्थ व सब कुछ सहने को विवश है। वह हमशक्ल राष्ट्र रूपी व्यक्ति जो नियति
मानकर सब भोग रहा है, या वह दलाल जिसे इस कुत्सित व्यवस्था ने जन्म दिया है, कवि का मन उद्वेलित हो अत्यंत क्षुब्ध हो जाता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ मुक्तक छंद से मिश्रित सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मेरी नींद टूट चुकी थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था, मेरे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे, हर तरफ हलचल थी, शोर था और मैं चुपचाप सुनता हूँ। हाँ, शायद मैंने भी अपने भीतर कहीं बहुत गहरे कुछ जलता हुआ सा छुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है नींद में हुआ है, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाकर गुजार दी है। हफ्तों पर हफ्ते तय किए हैं अपनी परेशानी के लिए, निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं, और हर बार मुझे लगा है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं है। जिंदगी उसी पुराने दर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर पढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने दूषित व्यवस्था से उत्पन्न खिन्नता का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। स्वप्न से जागने के बाद कवि के समक्ष जनता दिग्भ्रमित है। यहाँ कवि कहते हैं कि स्वप्न में जो राष्ट्र की पीड़ा का अनुभव मैंने किया था वह उन्हें उद्वेलित किए रहती है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के उपरांत परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन के नाम पर भोली भाली जनता को भ्रम में बनाए रख सकता है, किंतु कवि जानते हैं कि वास्तव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। धीरे धीरे यथार्थ का कुत्सित चेहरा उनके सामने आने लगेगा, किंतु आम आदमी अपने निजत्व में डूबा हुआ इसके प्रकाश में आने की प्रतीक्षा करता है। यहाँ धूमिल का स्पष्ट मंतव्य है कि राजनीतिक परिवर्तन उज्जवल भविष्य अथवा राष्ट्र के उन्नयन का घोतक नहीं है। वह सत्ता में लोगों के बदलने से जीवन का कटु यथार्थ नहीं बदल सकता। कवि का स्वप्न में देखा सत्य वास्तव में यथार्थ है। ये यथार्थ की अनुभूति उन्हें खिन्न बनाए रहती है। राष्ट्र के गौरव की रक्षा और उसके शोषण का अंत होता है, कवि को दिखाई नहीं देता। कवि गहरे यातनामय क्षण जीते हैं। उनकी वेदना असीमित है। उन्होंने अनुभव किया है कि जीवन उसी पुरानी शोषण की पद्धति पर चल रहा है। उसके कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास उन्हें नहीं मिलता। स्वतंत्रता संग्राम के समय अपेक्षाएं बहुत सी थी। स्वतंत्रता के समय लगा कि राष्ट्र अब नवोत्थान अर्थात नए की ओर बढ़ेगा, किंतु भ्रष्ट नेताओं और स्वार्थी लोगों के कुत्सित प्रयासों ने राष्ट्र के विकास का अवरुद्ध किया। अपेक्षाओं के टूटने से उपजी वेदना और खिन्नता धूमिल की इन पंक्तियों का कथ्य बन गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, एवं भाषा की बात करें तो मुक्तक छंद तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई है, कुछ तबादले हुए हैं, कल तक जो थे नहरे आज दहले हुए हैं। हाँ, यह सही है कि मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से ज़्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है, वरना उस भले मानुष को यह भी पता नहीं कि विधानसभा भवन और अपने निजी बिस्तर के बीच
कितने जूतों की दूरी है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने कथित भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों पर करारा प्रहार किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि राजनीतिक अवसरवादिता और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन में अवसरवादी लोगों को खूब लाभ हुआ है। उन्हें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए अपनी मनपसंद की जगहों पर स्थानांतरण करवा लिया है। कल तक जो शक्तिशाली थे वे आज और भी शक्तिशाली हो गए हैं। आमजन को इस स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं मिला, वह तो बस शोषित दलित ही रही और आश्वासनों के बल पर भ्रष्ट नेता सत्ता का सुख भोगते रहे। आज जब भी मंत्री अपने भ्रष्ट आवरण के साथ जनता के सम्मुख जाता है तो उदार मन स्वरूप दिखाता है। यहाँ घास प्रतीक का प्रयोग कवि ने किया है। भ्रष्ट मंत्री जहाँ जंगली पशु का प्रतीक है, वहीं घास रूपी जनता उस पशु का चारा है। धूमिल गहरे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इस घास रूपी जनता के समक्ष पशु रूपी नेता नितांत भोला बना रहता है। वह विभिन्न प्रकार के आश्वासन देता है, किंतु एक भी आश्वासन पूरा नहीं होता। विलासप्रिय नेता को कभी विधानसभा जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो आम जनता के हितों के प्रश्न उठाए जाएंगे। इन आम जनता के हितों वाले प्रश्नों से मंत्री को कोई सरोकार नहीं है, इसलिए उसे अपने सरकारी निवास के विश्राम कक्ष से विधानसभा की दूरी तक ज्ञात नहीं है, अर्थात वह कभी विधानसभा नहीं जाता। स्वतंत्र भारत की विडंबना इन धूर्त नेताओं को ढोने की है जो आम जन का रक्त चूस रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, एवं भाषा की बात करें तो सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यह सही है कि इन दिनों चीज़ों के भाव कुछ चढ़ गए हैं। अखबारों के शीर्षक दिलचस्प है, नए हैं। मंदी की मार से पट पड़ी हुई चीज़ें बाजार में सहसा उछल गई है। हाँ, यह सही है कि कुर्सियाँ वही है, सिर्फ टोपियाँ बदल गई है और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं। चढ़ी हुई नदी में, भरी हुई नाव में हर तरफ विरोधी विचारों का दलदल है। सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है, पर कीचड़ खामोश है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों में माध्यम से जन कवि धूमिल ने नेताओं के भ्रष्ट क्रियाकलापों को उजागर किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद वास्तव में कुछ बदला नहीं है, बस समाचार पत्रों के शीर्षक मनोरंजक हो गए हैं, अर्थात सामान्य जन का जीवन आज भी पहले की भांति संतरास एवं कष्टों से भरा हुआ है। नेताओं का छद्मवेशी आवरण उन्हें कष्ट देता है। वह कहते हैं कि कुर्सियाँ वही है, बस टोपियाँ बदल गई है, अर्थात लोगों के बदलने से मानसिकता में परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं है। पहले भी व्यक्ति भ्रष्ट था, आज भी परिवर्तन के साथ उससे भी अधिक भ्रष्ट शतासीन हुआ है। सच्चे मतभेद इनमें कहीं भी नहीं है। नेताओं द्वारा किए जाने वाला एक दूसरे का विरोध निरर्थक है, क्योंकि यह विरोध मात्र दिखावा है। इस विरोध में कहीं भी सार्थकता नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि विरोध की हलचल सिर्फ
सतह पर ही, उसमें कहीं भी गहराई नहीं है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ बोलचाली खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं रोज देखता हूँ कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया है। उसमें ना हया है न दया है, नहीं अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर बेकार मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है। वे सब है, सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने समाज के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर बैठे विद्वानों के बहुरूपीयपन पर कटाक्ष किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। धूमिल समाज की संपूर्ण बुराइयों से साक्षात्कार करते हुए उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कारण जानने की चेष्टा करते हैं, बदलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अंत में चंद सुविधाओं के लोभ में चूक जाते हैं। यह कवि की ही नहीं, आज के आम आदमी की भी है। आज के नेता चुनाव, समाजवाद, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, देशहित, आज़ादी, एकता, जातिवाद, संप्रदाय आदि की बात करके व्यक्ति को भ्रमित करने की चालें निरंतर चलते हुए साधारण लोगों को भटकाव की ओर ले जाती है। सुविधाभोगी मध्य वर्ग धूमिल को कष्ट देता है। यह वर्ग यंत्र चालित सा जीवन से चिपक गया है। उसमें अपने स्वार्थों से इतर कुछ भी सोचने की न तो मनसा है और न ही स्थिति है। अपने क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर मानव राष्ट्र हित से दूर चला गया है। उसे न तो किसी के प्रति संवेदना है और न ही अपनी स्वार्थ लिप्सा के कारण किसी प्रकार की लज्जा ही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी का व्यक्तित्व दोहरे चरित्र से भरा हुआ है। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने प्रत्येक को परख लिया है, अर्थात कष्टों में सभी की जांच कर ली है, किंतु कोई भी दुख बांटने वाला नहीं है। धूमिल ने ऐसे लोगों को पौरुष विहीन, कपटी और दोहरे चरित्र वाला कहा है। वे सभी अपने स्वार्थों में इतने लिप्त हैं कि तिजोरियों के दुभाषिए को हो गए हैं, अर्थात वे स्वार्थ के समय दूसरी भाषा तथा कृत्रिम के समय दूसरी पीठी मीठी चापलूसी वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सभी लोग अधिकतर बुद्धिजीवी हैं, जिनमें नेता, वैज्ञानिक, वकील, अध्यापक, दार्शनिक, लेखक, कवि, कलाकार सभी सम्मिलित हैं। ये सभी अपने तुच्छ स्वार्थों को साधने रहने के कारण राष्ट्र में व्याप्त विसंगतियों का कभी विरोध नहीं करते हैं। इनके राष्ट्र के विध्वंस में मौन स्वीकृत राष्ट्र के लिए घातक है। ये सभी संविधान की दुर्बलताओं का लाभ उठाते हैं। धूमिल इन सबको समान स्वार्थ एवं भोग लिप्सा की प्रवृत्ति के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का संयुक्त परिवार कहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही मुक्तक छंद तथा सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भूख और भूख की आड़ में
चबाई गई चीज़ों का अक्स उन्हें दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। यहाँ जनता एक गाड़ी है। एक ही संविधान के नीचे भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवादी है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने जनवाद की व्यर्थता एवं भूख से पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा को रेखांकित किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां भूख से बिलखती जनता के लिए समाजवाद की व्यवस्था को दर्शाती है। कवि यहाँ कहते हैं कि बहुत समय से जिन्होंने भोजन नहीं देखा है, अब उनके दांतों में कल्पना में चबाई गई चीज़ों के छवि चित्र भी नहीं है। वह इतने सशक्त हो गए हैं कि अब मिथ्या भी चबाने का अनुभव नहीं कर सकती। समाजवाद उनके लिए एक ऐसा छद्म धोखा है का नारा है जिससे उनकी नियति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसे समझाने के लिए कवि गोदामों में लटकते हुए बालू पानी से भरी आग बुझाने की बाल्टियों के प्रतीक का सहारा लेते हैं। उनका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आग लगने पर उस बाल्टियों की कोई सार्थक भूमिका नहीं होगी, ठीक उसी प्रकार भूख से कराहते लोगों के लिए यह कथित समाजवाद निरर्थक है। पहले और सबसे पहले उन्हें नारा नहीं, भोजन एवं काम की उचित व्यवस्था चाहिए, क्योंकि नारे से किसी का पेट नहीं भरता। यही तथ्य तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब नक्सली आंदोलन होता है। क्या कारण है इस आंदोलन का? मांग क्या है इनकी? अपने ही लोग क्यों व्यवस्था से इतने नाराज हो गए हैं कि हिंसा का मार्ग अपना लिया है? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि भूख से मरती जनता की प्रार्थना जब व्यवस्था ने नहीं सुनी, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो उन्होंने अनिच्छा से सशस्त्र उठा लिए, जिसे व्यवस्था अपराध कहती है। भूख से गिड़गिड़ाती फैली हथेली में जब अनाज नहीं आया तो वह तनी हुई मुट्ठी बन गई, किंतु कारण वही भूख थी। कथित ठेकेदार समाजवादियों और संविधान की दुर्बल उपस्थिति में भूख से बेहाल आदमी नक्सली बन गया। यह व्यवस्था का दोष है कहकर धूमिल व्यवस्था पर कड़ा कटाक्ष करते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मुझे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है, लेकिन क्या यह सच है? या यह सच है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है? और यदि यह सच नहीं है तो यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने संसद की तुलना तेली की तेल निकालने वाली ऐसी घानी से की है जिसमें आधा तेल तथा आधा पानी है, अर्थात शुद्धता नहीं है। तो चलिए पंक्तियों के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्यवस्था के दमनकारी रूप की पहचान धूमिल को बहुत गहरे से है। सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ से उनका सीधा संबंध है और राजनीति उनके लिए कठोर सत्य बनकर आई है। इसलिए पटकथा कविता ऐतिहासिक एवं सामाजिक यथार्थ का सही दस्तावेज है जो झिंझोड़ता है
कोंचता है और मन को तिल मिला देता है। इन पंक्तियों में कवि संसद को देश की धड़कन बताने वाले वक्तव्य पर कटाक्ष करते हैं। यह संसद तेली के तेल निकालने वाले कोल्हू से प्रतीत होती है, अर्थात इस प्रकार कोल्हू से तेल निकाला जाता है उसी प्रकार संसद आमजन का रक्त निकाल रही है। यह ऐसा कोल्हू है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, अर्थात जनता के हित के लिए जाने वाले निर्णय दिखते तो हैं किंतु वास्तव में वह अमल में नहीं आ पाते और उनका न्यूनतम लाभ आमजन को होता है। वह कटाक्ष करते हैं कि ईमानदार प्रधानमंत्री को अपनी ईमानदारी पर फिर दुख क्यों है। यह तो सम्मान और गर्व की बात है, क्या उन्हें भी लाभ की आकांक्षा है। करते हुए कवि ने यहाँ एक प्रश्न छोड़ गया है। तो चलिए इन पंक्तियों के अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही व्यंग्यात्मक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिसने सत्य कह दिया है उनका बुरा हाल क्यों है, मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी है। हफ्ते पर हफ्ते तय किए हैं ऊब के निर्मल अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने असीमित समय जाकर बिताने का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि इस जनतंत्र में उसकी बुरी दशा क्यों है जिसने सच्ची बात कही है। मैं प्रायः अपने आप से यह प्रश्न पूछा करता हूँ कि उसकी बुरी दशा क्यों है जो सत्य बोलता है। सत्य करने वाला तो आदर होना चाहिए, उसकी दशा अच्छी होनी चाहिए। इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। आज तक मैंने ऐसी रातें बिताई है जिनमें मुझे उतना ही कष्ट हुआ है जितना जंगल काटने में होता है। जागने की स्थिति में मैंने अपने सप्ताह बिताए हैं। मैं बहुत समय तक अकेला अनमना और ऊबता रहा हूँ। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही संस्कृत तथा उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मेरे सामने वही चिर परिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं। हर तरफ शब्दभेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यवस्था की तरह उचाट और कूदता हुआ, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने अपने सामने अंधकार होने का कारण जानना चाहा है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि के सामने उन्हीं के समान चेहरा बनाकर आए भारत कहते हैं कि मेरे सामने आज भी वही अंधेरा है जिससे मैं बहुत समय से परिचित है। बात यह है कि परतंत्रता और स्वतंत्रता से भारत की दशा में कोई अंतर नहीं आया। ऐसी सूरतें हैं जो संदेह और निश्चयहीनता के कारण ठंडी है। आज अभी सभी और ऐसा भी है जो शब्द का नाश कर देता है। यह मन निर्धन मनुष्य के कष्ट के समान उचाट और कराह रहा है। यह पूरा भारत आज भी पहले के समान अर्थात परतंत्रता के समान जेलखाना अर्थात कारागार बना हुआ है। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्वतंत्र होने के बावजूद अपने देश की परतंत्रता का व्याख्या किया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा उपमा अलंकार के साथ
संस्कृत तथा उर्दू के शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ कवि धूमिल ने बड़ी सजीवता के साथ स्वतंत्र भारत के दुर्दशा का कैसा वर्णन किया है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान, जिसे मैंने 5 भागों में विभक्त कर आप लोगों के समक्ष रखा है, आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।